अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलने में 100 साल लगे थे। 100 साल। 1700 ईस्वी में आजाद हुआ देश, वहां पर महिलाओं को जाकर 100 साल बाद 1800वीं सदी में जाकर उनको वोट का राइट मिला। तो आप समझ सकते हो कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या करके दिया, कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसी को वापस लाने की तैयारी है जो बाल गंगाधर तिलक चाहते थे। आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में आज क्या पढ़ाया जा रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय में आज पढ़ाया जा रहा है कैसे लिपस्टिक बनाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है कैसे आरओ ठीक करें। आप मुझे बताओ, जब आप ये सीखोगे कि लिपस्टिक कैसे बनाएं, आरओ ठीक कैसे करें, योगा कैसे करें, तो क्या वो पढ़ने वाला बच्चा, हमारा बच्चा आईएएस आईपीएस बन पाएगा? क्या वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन पाएगा? मैं माताओं बहनों से ज्यादा ध्यान चाहता हूं। मनु महाराज के संविधान में आपके लिए कोई सुविधा नहीं थी, और ना केवल आपके लिए कोई सुविधा नहीं थी, दलितों और पिछड़ों के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन जब एक हमारे समाज के व्यक्ति को संविधान लिखने का मौका मिला, बाबा साहब को, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस देश में चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, सब बराबर हैं और सबको एक वोट का अधिकार बराबर तरीके से दिया गया। ये नहीं देखा गया कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी आमदनी कितनी है, वो किस क्षेत्र से आता है, ये नहीं देखा गया। आपको ये लग सकता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलने में 100 साल लगे थे। 100 साल। 1700 ईस्वी में आजाद हुआ देश, वहां पर महिलाओं को जाकर 100 साल बाद 1800वीं सदी में जाकर उनको वोट का राइट मिला। तो आप समझ सकते हो कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या करके दिया। आज आप सब आए हैं, अभी हमारे 2-3 साथी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आपसे बात किया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष भी हूं, पहले भी एक बार रहा। जब पहली दफा बना था तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय अपने को बहुत प्रगतिशील कहता है, उस शिक्षक संघ के इतिहास में 50 साल में पहली बार पिछड़े समाज का एक व्यक्ति उपाध्यक्ष बना। पूरे 50 साल तक उनको कोई दलित पिछड़ा समझ में नहीं आया। एक चिंता उन सबों ने जाहिर की, और ये हम सबको भी सोचने की जरूरत है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर आखिर ऐसी क्या वजह है कि दलित पिछड़ों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि जब किसी दलित जाति के व्यक्ति के कान में ऋग्वेद पढ़ा था तो पिघला हुआ शीशा डाला गया। हम उस समाज के नागरिक हैं। आज उनकी इतनी ताकत नहीं है क्योंकि बाबा साहब ने एक संविधान बना दिया, तो अब वो क्या करते हैं, वो साजिश रचते हैं। आप सबने बाल गंगाधर तिलक का बहुत नाम सुना होगा। जब मैं पढ़ता था स्कूल में बहुत नारे लगाता था बाल गंगाधर तिलक के लिए कि अमर रहें। लेकिन जब मैंने बाल गंगाधर तिलक के इतिहास को पढ़ा तो मैं चौंका। आप जानते हैं, जब पढ़ने लिखने की व्यवस्था करने की बारी आई तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या प्रस्तावित किया? बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रस्तावित किया था कि ये जो मोची, नाई, बढ़ई, कुम्हार, इनके बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? इनको ये सिखाओ, कुम्हार है तो कैसे कुम्हारगिरी करेंगे, नाई है तो कैसे बाल काटेंगे, ये पढ़कर क्या करेंगे? और हम किसके बारे में बोल रहे हैं? जिनको हम मानते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के वो बड़े नेता, उनकी ये सोच थी। और मैं यहां पर ये क्यों कोट कर रहा हूं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। अभी रतन जी ने कहा कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसी को वापस लाने की तैयारी है जो बाल गंगाधर तिलक चाहते थे। आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में आज क्या पढ़ाया जा रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय में आज पढ़ाया जा रहा है कैसे लिपस्टिक बनाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है कैसे आरओ ठीक करें। आप मुझे बताओ, जब आप ये सीखोगे कि लिपस्टिक कैसे बनाएं, आरओ ठीक कैसे करें, योगा कैसे करें, तो क्या वो पढ़ने वाला बच्चा, हमारा बच्चा आईएएस आईपीएस बन पाएगा? क्या वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन पाएगा? क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा? क्यों चाहते हैं ऐसा हो? और ये एक चीज और आपको ध्यान में दिलाऊं
ये पढ़ाने की बंदिश केवल सरकारी विश्वविद्यालयों के ऊपर है, प्राइवेट विश्वविद्यालयों के ऊपर यह बंदिश नहीं है। अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी जो मर्जी आए वो पढ़ा सकता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाएगी वो भारत सरकार तय करके दे रही है, और उसमें यह तय करके दिया जा रहा है कि तुम ये पढ़ाओ। क्या ये साजिश नहीं है? जिस समय 1991 में जब उदारीकरण लागू किया गया था, उस समय तक इस देश के जितने सरकारी शिक्षण संस्थान थे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहां पर 100 रुपये 50 रुपये फी थे। जब हम गरीब थे, जब कहा जा रहा था कि 1991 से पहले भारत एक गरीब देश था, तब सारे शिक्षण संस्थान में फ्री में पढ़ाई हो रही थी, कम पैसे में पढ़ाई हो रही थी, कम फी में पढ़ाई हो रही थी। आज जब हम सो-कॉल्ड 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए और विश्व में हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु हो गए हैं जैसा बताया जाता है, तो फिर लाखों की फी क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज दिल्ली विश्वविद्यालय में आप बीटेक करोगे, 1 साल की फी 1.5 लाख रुपया है। आज से 5 साल पहले वो फी 3000 रुपया था। आज अगर लॉ करना चाहोगे, आप अगर 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ करोगे, आपको 10 लाख रुपया फी भरना पड़ेगा। जरा सोच कर देखो कि दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ करने का पहले खर्चा कितना था? 5 साल की फी थी 15 से 20 हजार रुपये। आज वो कितने हो गए? 10 लाख। साथियों, ये चौंकने वाले और समझने वाली बात है। और जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, एक चीज और समझने की जरूरत है। बार बार ये कहा जाता है, हम लोग भी उसको मानते हैं कि जितने देश के अंदर सरकारी संस्थान है जी, सब नकारे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को या इस तरह के जितने यूनिवर्सिटी हैं देश के अंदर, जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, अगर उनको अपने हिसाब से काम करने दिया जाता, तो इस देश की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ताकत नहीं थी कि इनके सामने खड़े हो जाएं। और आप सोच कर देखना, जो बच्चे अगर आप अभी एडमिशन की बारी आती तो आप क्या करते हो? आज भी कोशिश करते हो कि आपके बच्चे का एडमिशन जेएनयू में हो, जामिया में हो, ड्यू में हो। जबकि मैं उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होकर कह रहा हूं, पिछले 2 सालों में जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये हालत है। आप सोचिए क्यों किया जा रहा है बर्बाद उन संस्थानों को? क्योंकि हमको आपको पढ़ने नहीं देना चाहते। दलित पिछड़े के बच्चे, अब रिजर्वेशन लागू हो गया, दलितों के बच्चे, पिछड़ी जाति के बच्चे, ट्राइबल बच्चे अब पढ़ने आ गए। अब उनको पढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए फी बढ़ा रहे हैं। वो उनको पता है कि रिजर्वेशन तो दे दिया, पैसे हैं नहीं, पढ़ाएंगे कैसे? अभी रामाशंकर ने कहा कि सीटें खाली रह रही, उसकी वजह यह है क्योंकि आपके पास पैसे हैं नहीं, सीटें खाली रह रही, रिजर्वेशन तो दे दिया। तो अल्टीमेट गेम यह है कि पढ़ने नहीं देना। और एक बात जो अभी चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हमारे यहाँ पर बैठे हैं और विशंबर सर का तो हम लोग के ऊपर पुराना आशीर्वाद रहता है, मैं उनकी जानकारी के लिए सर एक मुद्दा रख रहा हूं और 2 मिनट लूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। हम लोगों ने नौकरियों के ऊपर बहुत बात की। हमारे साथी अभी कह रहे थे, प्रवीण भाई, कि रुपया, नौकरियों से जो जितना रुपया जाना था हमारे परिवारों में जी वो आ गया। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सरकारी ठेका। आपको पता है इस देश में कितनी नौकरियां हैं? सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं। केंद्र सरकार के अंदर केवल 35 लाख नौकरी है केंद्र सरकार के अंदर। उसमें भी इन्होंने 3-4 लाख खाली रखा हुआ है। तो आज के अंदर अगर आप देखोगे 30 से 31 लाख सरकारी नौकर हैं केंद्र सरकार के अंदर। और देश भर की राज्य सरकारों के अंदर कुल 1 करोड़ 32 लाख सरकारी नौकर हैं। और एक आंकड़ा दे रहा हूं सर, ध्यान से एक बार सुनिएगा, और ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, यूनाइटेड नेशंस ने आंकड़े दिए भारत के संदर्भ में, वो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा कि भारत के अंदर जो सरकारी ठेका जाता है, वो सरकारी ठेका भारत की कुल आय का, मैं जानबूझकर आय बोल रहा हूं, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी था, थोड़ा समझने में आसानी करने के लिए बोल रहा हूं। कुल भारत सरकार की कमाई का 20 से 22% हिस्सा सरकारी ठेके में जाता है। और उसी यूनाइटेड नेशंस ने या भारत सरकार की जो सूचना जारी करने वाली संस्था है पीआईबी, उसने यह बताया कि 2022-23 में भारत सरकार ने कुल 340 लाख करोड़ रुपया आमदनी किया था। तो कुल 340 लाख करोड़ रुपया में से
जो सरकारी नौकरी में बता रहा हूं, ये जो मैंने बताया 1,32,00,000 और लगभग 30 लाख, ये जो लोग हैं इनके पास जो कुल जाता है वो जाता है कुल आय का मात्र 5% हिस्सा। मतलब पूरी नौकरी भी आप ले लोगे, आपको ईमानदारी से 50% रिजर्वेशन मिल जाएगा, फिर भी 85% इस देश की आबादी को पता है कितना पैसे जाएगा। ये जो 5% मैं कह रहा हूं इसको निकालोगे तो कुल बनता है 17 लाख करोड़ रुपया, और 17 लाख करोड़ रुपया का हिस्सा कर दोगे आधा, 50%, आधी हमारी, अभी तो हमें आधा मिला हुआ है, अगर ईमानदारी से देते तो और ज्यादा होता। तो कुल कितने लाख हमारे परिवारों में जा रहे हैं? दलित पिछड़ों के परिवारों में केवल 8 लाख करोड़ रुपया जा रहा है। और अगर हम सरकारी ठेके की बात करें, जो मैंने कहा यूनाइटेड नेशंस ने ये डाटा दिया है, वो जानते हैं कितना है? 20-22% अगर आप निकालोगे 340 लाख करोड़ का, वो बनता है 68 लाख करोड़ रुपया। तो नौकरी से कितना जा रहा है? 8 लाख। अगर 68 लाख का भी 50% देंगे तो कितना बनेगा? 34 लाख करोड़ रुपया। और आज हमारी स्थिति क्या है मैं वो भी बता देता हूं। भारत सरकार ने 2006 में एक नियम बनाया। वो नियम ये था कि जितने भी सरकारी ठेके दिए जाएंगे भारत सरकार की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, मंत्रालयों से, उसका कम से कम 20% जो है वो कहां से लेना है? छोटे, मध्यम और लघु उद्योगों से लेना है, जिसको हम कहते हैं एमएसएमईज। और एमएसएमईज में से अब अगर आप सोचो, ये जो 340 लाख करोड़ है उसमें से अगर 68 लाख करोड़ रुपया जाता है, उसका 20% किसको देना है? छोटे और लघु उद्योगों को देना है, जिनके जो इन कंपनियों को देना था। फिर उसमें एक प्रावधान किया भारत सरकार ने, यह कहा कि चूंकि दलित पिछड़े जो हैं वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके ऊपर एक रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। और एक चीज मैं यहां स्पष्ट कर दूं बार बार हमारे दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कि ये जो कहते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, इस सरकारी ठेके में भारत सरकार ने रिजर्वेशन का प्रावधान कर रखा है। आप कहेंगे मैं वो रूल दे दूंगा। वो रूल ये बना कि ये जो 20% एमएसएमईज है, इसमें 4% किसको जाएगा? उन कंपनियों को जाएगा जिनके मालिक दलित हैं या आदिवासी। और महिलाओं के लिए बता दूं, एक नियम उसमें यह भी बना कि 3% उनको जाएगा जिन कंपनियों के मालिक महिलाएं हैं। 2006 का बना हुआ नियम। और यह भी एक समझने की बात है कि भारत सरकार जब दलित पिछड़ों की बात आती है तो कितने अरंगे लगते हैं। कानून बना 2006 में, लागू करने की चिट्ठी जारी कब हुई? 2012 में। 6 साल बना के चुपचाप बैठे रहे, वाहवाही ले ली होगी, वोट ले लिया होगा, 6 साल उसको ठंडे बस्ते में डाला। और 2012 में जब चिट्ठी लागू की गई, फिर 2015-16 में समीक्षा की गई, भाई हमने तो कहा था कि भाई 4% रिजर्वेशन है इसमें, तो कितने पैसे जो है दलित और आदिवासी पिछड़ों का रिजर्वेशन नहीं है उसमें। इन दलित आदिवासी परिवारों में कितने पैसे गए इस ठेके से? आपको पता है कितना पता चला 2015-16 में? हम बात कर रहे हैं 68 लाख करोड़ की। मान लीजिए 2015 में 68 लाख नहीं होगा, हो सकता है 50 लाख करोड़ होगा। उस 50 लाख करोड़ का 20% 10 लाख करोड़ हुआ, तो 10 लाख करोड़ का 4% हमको चाहिए होगा ना, तो कम से कम 40,000 करोड़ रुपया तो हमारे परिवारों को जाना चाहिए था। पता है कितना गया था? 2015-16 में मात्र 99 करोड़ रुपया गया था। 99, 100 करोड़ भी नहीं, 99 करोड़। फिर भारत सरकार ने एक SC/ST हब बनाया, और उस SC/ST हब ने जब लगातार काम किया है, आज का डाटा पता है कितना है? आज जब हम कह रहे हैं 68 लाख करोड़ रुपया, तो दलित परिवारों में कितने जा रहे हैं? मात्र 1400 करोड़ रुपया जा रहा है। आप सोचो। और सर मैंने इसलिए आप सबके सामने ये बात रखी क्योंकि लड़ाई को हमको अब यहां लाना पड़ेगा कि सरकारी ठेकों में हमारी भागीदारी करो। ये जो हर साल 68 लाख करोड़ रुपया सरकारी ठेके का जाता है, उसमें अगर हमारी आबादी मान लीजिए ओबीसी की 50% आबादी तो लगभग नोन है, क्योंकि बिहार सरकार ने भी जाति सर्वेक्षण कर लिया। अब कोई शंका नहीं है कि 50% तो कम से कम हमें उस आंकड़े में। और मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में ये रिपोर्ट फाइल किया था कि ओबीसी की आबादी 65% है इस देश के अंदर। मैं तो कह रहा हूं 50%।
तो 50% में कम से कम उस 68 लाख करोड़ का 34 लाख करोड़ तो ओबीसी परिवारों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और जो SC/ST परिवार हैं उनको भी कम से कम 15 लाख करोड़ रुपया उनके परिवारों में जाना चाहिए, जो नहीं जा रहा। तो हमको अपनी लड़ाई वहां पर ले जानी पड़ेगी। और जानते हैं क्यों नहीं ले जा रहे? जितने अधिकारी बैठे इन ठेकों का निर्धारण करने के लिए आपके नहीं है, वो उन क्लासों के जो हमारे विरोधी हैं। वो ऐसे नियम बनाते हैं सरकारी ठेकों का, आपसे कहा जाएगा 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। भाई पहली पीढ़ी 10 साल का एक्सपीरियंस कहां से लाएगा? कहा जाएगा कि आपके पास आपके पास 1000 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए, आप कहां से लाओगे? और जब आप जाओगे बैंक से लोन मांगने तो आपको क्या कहा जाएगा? मॉर्गेज के लिए कुछ लाओ, कहां से लाओगे? रिलायंस भाई जब मांगने जाएंगे तो उनसे कोई मॉर्गेज नहीं माना जाता। एक लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, जरा उस खेल को भी समझिएगा। ये जो सरकारी बैंक में पैसे सारे इकट्ठे पड़े वो किसके हैं? आपके और हमारे। और जब लोन देने की बारी आती है तो आप जब खड़े होते हो आपको भगा दिया जाता है, लेकिन जब कोई बड़ी कंपनी खड़ी होती है तब उनको नहीं भगाया जाता। और उस साजिश को मैं जियो की बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। आप सबने देखा होगा आज से 7 साल पहले 8 साल पहले इस देश में एक कंपनी आई जियो, कहा सब कुछ फ्री है, मोबाइल भी फ्री देंगे, कनेक्शन भी फ्री देंगे, आपसे महीने का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हुआ था ना? एक कंपनी आई थी ना। हम लोगों ने सोचा कि लगता है अब जो है मोबाइल पे बात करना बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आज वो कंपनी, वही कंपनी आपसे कितना पैसा वसूल रही है? 350-349 रुपए हो गया ना। पहले आपको फंसाया, आपको जाल में लिया, अब आपसे वसूली हो रही है। और जानते हैं जब उस कंपनी ने जब ये फ्री में बांटना शुरू किया था तो कहां से लाया था उसने पैसा? उसको 72,000 करोड़ रुपया इस देश के बैंकों से लोन मिला था। तो अगर हम लोग भी कह रहे हैं भाई हम दलित पिछड़ों को भी लोन दे दो, हमें भी ये दिमाग लगाने आता है, लेकिन लोन तो दे दो, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी सच्चाइयां हैं दोस्तों, आप सबको ये समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई हम क्यों लड़ते हैं, हम यहाँ पर क्यों खड़े होते हैं। और माताओं बहनों से जो रतन जी ने कहा, अपने बच्चों की, अपने परिवार की और उनके शिक्षा की, उनकी नौकरी की चिंता करिए। बाकी काम तो बहुत लोग करने के लिए बैठे हैं, बहुत लोग आएंगे भरमाने के लिए, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। 26 साल का एक लड़का बाबा बागेश्वर धाम बन के सबको उल्लू बना रहा है, पूरी दुनिया का इलाज कर रहा है। और आज वीडियो जाकर देखना, जब वो खुद बीमार हुआ है तो उसके मंत्र काम नहीं आए, उसने डॉक्टर बुलाए हैं। तो इस साजिश को भी आप सबको समझने की जरूरत है, और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो चिल्लाते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।